ऑनलाइन गेमिंग कानून पारित होने के बाद से ही ड्रीम 11 समेत कई सारी रियल मनी गेमिंग ऐप्स बैन हो चुके हैं। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट में इसको चुनौती देते हुए एक याचिका दर्ज की गई। अब गेंद केंद्र सरकार के कोर्ट में है। ऐसा समझा जाता है कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दर्ज याचिका का जवाब तैयार कर लिया है। उसका मानना है कि अदालतें ऑनलाइन गेमिंग बिल के प्रचार के रास्ते में नहीं आ सकती। जब किसी कानून को राष्ट्रपति से अनुमति मिल जाती है तो फिर उस विधेयक की भूमिका निर्णायक हो जाती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संसद से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही किसी एक व्यक्ति के व्यथित होने पर इसे रोकने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि गेमिंग सहित इनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा रहेगा। आपको याद होगा कि A23 ऑनलाइन कंपनी के हेड डिजिटल वर्क्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और नए गेमिंग कानून को चुनौती दी थी। इस कंपनी के वकीलों ने कोर्ट से मांग की थी कि जब तक हाई कोर्ट इस मामले की जांच नहीं कर लेता तब तक इस कानून को लागू ना होने दिया जाए। इसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। लग रहा है यह मामला आगे बढ़ेगा और रियल मनी गेमिंग ऐप से मुश्किलें जारी रहेंगी। ऐसी भी खबर है कि ऑनलाइन गेमिंग बिल कानून आने के बाद रियल मनी गेम से जुड़ी कंपनियों का हाल बेहाल है। अब MPL ने रेवेन्यू का हवाला देते हुए प्लेटफॉर्म से जुड़े 60% कर्मचारियों की छंटनी की भी तैयारी कर ली है। तो जो स्थिति है वो ऑनलाइन गेमिंग में लगने वाले पैसे, उसके चलते बहकने वाली युवा पीढ़ी और ऐसे किसी गेम में जीतकर बड़ा पैसा प्राप्त करने वाले वो युवा जो इसकी एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन हकीकत में ये सब खोखला करती चली जा रही थी। कर्नाटक हाई कोर्ट को बताया गया कि संसद की अनुमति और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद इस कानून को रद्द नहीं किया जा सकता कि कोई एक विशेष व्यक्ति खुश नहीं है। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ने ऐसी बात कही है क्योंकि कर्नाटक में भी वो प्रेजेंट हुए थे कोर्ट में और उन्होंने अपनी बात रखी थी। हितधारकों या राज्यों से परामर्श किए बिना ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग को घुटने के बल पर ला दिया गया। ये मोदी सरकार की खराब नीति निर्माण का एक और मास्टर स्ट्रोक है। इस निर्णय से हजारों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। कर्नाटक सरकार में जो IT मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के पुत्र हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। तो लगातार हम आपको यही बता रहे हैं कि ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप को लेकर बड़ा स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है और कानून बन गया है। ये अब बिल या विधेयक नहीं रहा है, दोनों सदनों से पास हो गया है। अब राष्ट्रपति दस्तखत कर चुके हैं, ये कानून की हैसियत ले चुका है। इसी पर सारी चीजें अब घूमती हुई दिख रही हैं। तो इसे विधेयक कहना या महज एक बिल की तरह सामने रखना वो स्पष्ट सही नहीं होगा। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसकी हैसियत अलग हो चुकी है। मनोज जोशी और विनोद रावल जी जो टैक्स एक्सपर्ट है, मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज, बहुत कोशिश कर रहे हैं मनोज जी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इस बात पर कि वो गेम्स को प्रमोट करती हैं, इस बात पर कि वो सरकार को टैक्स देती हैं, इस बात पर कि इसके ज़रिए जो जगह जगह कस्बों में घरों में इस तरीके का गेम ऑफ चांस हो रहा था उसको वो साइडलाइन करती हैं। क्या लग रहा है अभी 8 तारीख तक? देखिए, हर कोई जो कंपनी है उनका हर एक का यही मानना है कि ये गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि कोर्ट, माननीय कोर्ट जो है इस बारे में अपनी अवधारणा जो है वो उससे अवगत करा चुका है। लेकिन अब देखिए, आप जवाब चीज़ों को आप अपने तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब MPL जो कंपनी है, जो ऑनलाइन गेमिंग की एक कंपनी है, वो 2020 के ओलंपिक की जब जरूरत पड़ती है तो आप उनको प्रिंसिपल जो है अपना स्पॉन्सर बना देते हैं। एशियन गेम्स आते हैं उनको प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना देते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो ऑफिशियली आपके जो है स्पॉन्सर थे, ऑफिशियली स्पॉन्सर्स थे। तो जब जरूरत पड़ी तो आपने दूध में मक्खी की तरह निकालकर उनको बाहर कर दिया। अब उसमें दोष किसका था या दोष जिसका नहीं था उसका आकलन करना, उसके बीच में महीन रेखा खींचना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ ऐसी कंपनियां, ऑनलाइन कंपनियां हैं जो अपना ट्रैफिक बढ़ाने के लिए सारे कायदे कानून ताक पर रख देती हैं, लेकिन कुछ इसका अनुसरण भी करती हैं। जो अनुसरण करती हैं वो भी साइडलाइन हो जाती हैं। तो यहाँ विनोद रावल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनोद रावल जी से अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि विनोद जी, ये जो पूरा खेल है, कंपनियां तो जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो तो ये यहां तक कह रही हैं कि हमने 20,000 करोड़ रुपया जो है सरकार को दिया है।
तो अब ये जो जीएसटी और टैक्स के माध्यम से जो ये राशि दी जाती है, इसमें कितनी राशि राज्य सरकारों की तरफ से को दी गई है और कितनी राशि जो है केंद्र सरकार के हिस्से आई है, इसका जरा तफसील से बताइए हमें। जहां तक आपने बात की स्टेट और सेंटर के डिवीजन की कितना है, तो 30% शेयर जो है इसमें कर्नाटका देता है। तो अगर आप 20,000 करोड़ की बात करते हैं तो 30% तो अकेला कर्नाटका उसके अंदर दे रहा था, और उसके अंदर जॉब्स भी उसी तरह से वहां पर इंपैक्ट हो रही हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप बात करें तो 7,000 करोड़ के करीब जो है वो कर्नाटका का हिस्सा आता है। हर 1,000 करोड़ के ऊपर 218 करोड़ जो है वो जीएसटी का कलेक्शन है, और उसमें मेजर चंक कर्नाटका का है। जो वहां से जिस तरह से, उसका कारण कर्नाटका का ये नहीं है कि वहां पे खेलने वाले लोग ज्यादा हैं, शायद उसके पीछे कारण ये है कि टेक कंपनीज जो है वो बैंगलोर में ज्यादा है, वो कर्नाटका में ज्यादा है। तो ये कारण है कि जिससे कर्नाटका को मेजर लॉस इससे आ रहा है, और इससे बैंगलोर की जो टेक इंडस्ट्री है, जो हम सिलिकॉन वैली का सपना देखते हैं, कहीं ना कहीं इसका असर उस पर भी जाता है। और जहां तक जिस तरह से सेंटर ने एक ही स्ट्रोक में उठा करके उसको बैन कर दिया, मेरा कहना यह है कि आप रेगुलेट कर सकते हैं चीजों को, बैनिंग किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता। और ऐसा बहुत बार आपने शराब के केस में देखा, आप और चीजों में देख रहे हैं कि आप जब इसको बंद करते हैं तो वो इलीगल रास्तों से वो चीजें चलती हैं। इसका नतीजा ये होगा कि बाकी कंट्रीज के अंदर जाकर के पोर्टल खुल जाएंगे, और रेवेन्यू जो हमें मिल रहा था वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों को जाना शुरू हो जाएगा। फिर आप उसको साइबर क्राइम की तरह लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे बचने के लिए और रास्ते चूज किए जा सकते थे, लेकिन क्योंकि अब ये कानून बन चुका है, आपने अभी अभी बताया कि अब ये कानून बन गया है, यही रावल साहब, यही हम अपने दर्शकों से बात कर रहे थे और बता रहे थे, और आप इस पर और एलेबोरेट कीजिएगा। ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, ये दोनों सदनों से पास हो चुका है। जो आपका अनुभव है, ये साइन हो गए हैं। तुषार मेहता ने इंडिकेशन दे दिया, सॉलिसिटर जनरल ने, कि किसी एक विशेष व्यक्ति के सवाल उठाने पर इसको सवालों के घेरे में ला दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। शायद केंद्र सरकार ऐसे जवाब के साथ सामने आने वाली है। कितना आसान है या कितना मुश्किल है इन ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए आगे बने रह पाना, रावल साहब? देखिए, इसमें तो बंद होने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसमें बने रहने के लिए कुछ नहीं है। नया क्या निकाल के लाएंगे? नई कोई टेक्नोलॉजी आएगी। यही प्रॉब्लम है राजीव जी हमारे साथ। नई जब भी इनोवेशन इस कंट्री के अंदर होती है, हम सपना तो देखते हैं, हम अमेरिका के साथ अपना कंपैरिजन तो करते हैं। यही समस्या है कि जब कोई चीज इनोवेट होती है तो हम उसको रेगुलेट नहीं करते। उसका शायद एक कारण ये हो सकता है, शायद, मैं फिर कहूंगा शायद, क्योंकि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट उस काम का नहीं हूं, कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स या जो ऊपर लोग, जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी को उस तरह से नहीं समझते हैं जिस तरह से एक इनोवेटर समझता है। वो जो बात, जो आइडिया लेकर के आता है, आज उबर, ओला, ये सब ओयो जो बने, वो एक टेक्नोलॉजी है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। इसी तरह से ये भी एक टेक्नोलॉजी है, हमें इसको एक टेक्नोलॉजी की तरह मानना होगा। अगर उसके अंदर हमें कुछ लगता है कि कुछ गलत चीजें चल रही हैं, तो आप उसको ठीक करिए। उसको बैन कर देना तो कहीं ना कहीं वो बैन नहीं होता है, ये आप समझ सकते हैं। इससे पहले भी बहुत इंडस्ट्रीज को किया गया, बहुत एप्लीकेशंस को बैन किया जाता है, तो लेकिन उसका फायदा दूसरी जगहों को होता है, दूसरे देशों को होगा। कहीं ना कहीं वो चीजें चलेंगी, और जो निकालने वाले लोग हैं वो वीपीएन के थ्रू काम करेंगे या और तरीकों से करेंगे। मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता उतना ज्यादा, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं। विनोद रावल साहब, आप वही हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे। मनोज जी भी कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने ये पूछना चाहूंगा कि ये जो टेक चीजें हैं, सरकार ने यूपीआई या पेमेंट गेटवेज को पूरी तरीके से मना कर दिया है इस कानून के बनने के बाद कि वो ऐसे किसी में पैसा ट्रांसफर करें। दूसरी बात यहां पर कि अगर कोई इस तरीके की चीजों को प्रमोट करता है, जाता है, हैवी पनिशमेंट है 50 लाख से, अगर गलत नहीं हो तो मनोज जी 1 करोड़ तक का। तो क्या इसमें सरकार ने जो इंडिकेशन दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग में हो रहा है, क्या फिर कोई जवाब बचता है कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के पास? राजीव जी, मुझे तो लगता है कि हम तीनों कहीं इसी चक्कर में ना आ जाए कि हम प्रमोट कर रहे हैं उसको, क्योंकि कानून बन चुका है। और ये हम अगर उसकी साइड पे बात करते, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का इतना तो आदर करेगी एजेंसीज कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन रावल जी, एक बात मैं बीच में कहना चाहूंगा। रावल जी, अगर आप, रावल जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अभी आपने कर्नाटक सरकार का जिक्र किया,
आपने अभी कर्नाटक सरकार का जिक्र किया कि वहां पर 7,000 करोड़ रुपए का जो है राजस्व मिलता अंदाजा था, लगाया एक मोटे तौर पर, मतलब मोटे तौर पर आपने एक आइडिया लगाया। लेकिन यहां एक बड़ा भयावह तर्क सामने आया कि जो गेम 24x7 कंपनी है, जो माई सर्कल 11 और रमी जैसे गेम्स को चलाती है, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत बड़ा, उसने कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर गेम टेक एक्सेलरेट बनाया, दोनों ने मिलकर काम किया। जब कर्नाटक सरकार इसमें इन्वॉल्व है और वहां पर, तो फिर आप जो है, इसका मतलब तो ये हो गया कि आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, आप चाहते थे कि आप ये जो है बड़े ये सब फले चीजें। फूले, ये धंधा फले फूले, तब आप जो है सरकार के विरोध में चले गए, केंद्र सरकार के विरोध में। अब यहां पर सियासत भी होने लग गई, वहां सिद्धरमैया साहब की सरकार है जो कांग्रेस की सरकार है, और वो भी एक बहाने ढूंढने लग गई। तो अब ये इस बात में कितना दम लगता है आपको? देखिए, मैं कहूंगा कि जब भी कोई इस तरह के लेजिस्लेशन लाए जाते हैं या लाए जाएं भविष्य में भी, या पुराना जो इतिहास है, स्टेक होल्डर्स के साथ हमेशा डिस्कशन के बाद लाए जाते हैं। अब एक नई परंपरा शुरू हुई है, पिछले इनकम टैक्स बिल में भी आप देखिए, पूरा इनकम टैक्स एक्ट आपका चेंज हो गया। किस हाउस में डिबेट हुआ उसके ऊपर? आप इतना बड़ा आयकर का कानून बदलने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से, और कहीं डिस्कशन नहीं हुई हाउस के अंदर। सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए, जो मॉडिफिकेशन दिए, उनको लेकर के एक बार विड्रॉ करके नया बिल डाला गया और अगले दिन से वो कानून बन गया, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन हो गए उसके ऊपर। अब उसके ऊपर क्या डिस्कशन होगा? अब तो स्टेक होल्डर से जो प्रीएम्प्टिव काम किया जाना चाहिए, मुझे लगता है वो पोस्ट प्रेम्प्टिव है, जो आप और हम अब कर रहे हैं, कि जब कोई चीज कानून बन जाए उससे पहले उस पर जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन पर एक कानून में प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्शंस कॉल किए जाएं, उन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किया जाए। पर यहां मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग हो रही है इन चीजों के अंदर। क्या जल्दबाजी है ये तो देखिए सरकारें जानती होंगी, या तो कोई ऐसी चीजें मिली जिसके अंदर समय नहीं है कि जल्दी से जल्दी उस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है, और लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये परंपरा हम गलत डाल रहे हैं कि एक चीज को जैसा सरकार के कुछ लोग समझें वो ले आए और उसके बाद वो बन जाए। मुझे लगता है इसमें स्टेक होल्डर से डिस्कस हो, क्यों बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इस पे, क्योंकि मेजर जो अफेक्टेड है वो कर्नाटक सरकार है, क्योंकि 30% शेयर उन्हीं का है। 30 से 40% होगा, क्योंकि 30% भी 2022-23 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से आगे बढ़ा, एक तरफ से आप पूरे का पूरा आईपीएल में उनको देते हैं, आपके पूरे के पूरी सारी चीजें आप स्टेक होल्डर्स आप कह रहे हैं कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर के वो ऐप बनाते हैं। इसी तरह से मैं एक केस में खुद भी कर रहा था, यूपी सरकार का था जो फ्यूचर के ऊपर, वो भी इसी तरह का था, मोटर स्पोर्ट के ऊपर। हालांकि वो ऑनलाइन नहीं है, मोटर स्पोर्ट का रियल इवेंट था, पर वहां भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई उस कंपनी के साथ। तो ये कंपनियों को हम प्रमोट किया जाना चाहिए, कैसे ये रेवेन्यू हमें मिले और ये सिलिकॉन वैली और जगहों पे शिफ्ट ना हो, दूसरे देश अडॉप्ट करने के लिए तैयार बैठे। फिर हमारी वही डिस्कशन होती है कि करने वाले सब आपको भारतीय मिलेंगे, भले ही वो किसी भी कंपनी के सीईओज हों, लेकिन वो कंपनी का आइडिया जो है कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन ड्रेन होता है और पैसा बाहर जाता है। जो इसके पीछे कारण यही हो सकता है, जिस तरह से मल्टी मिलियनर जो भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं, वो शायद उसके पीछे विनोद रावल साहब, मैं बड़ी एक आम सा सवाल जो मेरे अनुभव से उपजा हुआ है, और मनोज जी साथ में है, मैं मनोज जी से भी आपके बाद एक सवाल जरूर करूंगा। लेकिन विनोद रावल साहब, ये जो ऑनलाइन गेम थे जिन्हें गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बीच में भी उलझा दिया गया है, कुछ लोगों का कहना है पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है, और सरकार का कहना है पूरी तरीके से डिफाइंड है। ई स्पोर्ट्स अलग हैं, ऑनलाइन गेम्स अलग हैं, और मनी गेम्स अलग हैं जिनको हम बैन कर रहे हैं। लेकिन जो छोटा तबका है, हमारे यहाँ का मजदूर वर्ग है, मैं खुद भी, मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि इस तरीके के मैच हो रहे हैं, हम सब लोग इसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप पहली बार कोशिश तो कीजिए। पहली बार में सिर्फ 1 रुपए में आपको चांस होता है, और कम से कम इनाम आपको मिलता है 49 रुपए का। चलिए, 1 रुपए की जो एक कोशिश है, अगर 1-1.5 करोड़ हमारे देश का यही मध्यम या निचला तबका, इससे कहीं ज्यादा जो 100-125 रुपए तक जाता है, कि मैं 100 ही रुपए तो है, लेकिन वो एक्यूमुलेट होकर 150-200 करोड़ तक जाता है, सरकार कहीं उस पर तो नहीं देख रही थी कि डेली के हिसाब से एक दिन कई गेम चलते थे? रावल साहब, नहीं, बिल्कुल सरकार इसी पर देख रही है, पर एक्चुअली सरकार को यह समझना होगा कि देखिए कि इंसान को खुशी किससे मिलती है। अगर उसको ये खेल करके खुशी मिलती है तो मुझे कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं देता, जब तक वो एडिक्शन की तरफ ना जाए
या उससे उसके परिवार को कोई लॉसेज ना हो रहे हो, तब तक मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी ने कोई, देखिए हम सब लोग कहीं ना कहीं खेलों के साथ जुड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी पार्क में या जिम में जाके रेस लगाएगा और एक्सरसाइज करेगा। एक माइंड की गेम्स, आप देखिए महाभारत काल से चौसर बनी हुई है जो खेली जाती थी। हालांकि उसके नतीजे आप कह देंगे कि महाभारत हुआ उसकी वजह से, लेकिन वो क्यों हुआ, क्या कारण थे, आप उनसे बचिए ना, उनसे सबक सीखिए और उनको उन चीजों को दूर करिए। मैंने पहले भी कहा कि हमें रेगुलेट करने की जरूरत है, जहां कमियां हैं वो कमियों को दूर कीजिए। रेगुलेशन से कोई इंकार नहीं कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली किसी बात को जब आप बैन करते हैं तो भले ही कोई शराब पीने वाला हो, आप किसी को रोक नहीं सकते। वो दूसरा रास्ता ढूंढता है उसका। मनोज तो जी, वो दूसरा शराब रास्ता सिगरेट कितना ये दोनों खतरनाक हो नुकसान सकता है, वो करती आप है, सोच भी नहीं सकते। गुटखा भी नुकसान करता है, लिखा रहता है ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मद्यपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे भी लोग मरते हैं, लोगों को बीमारियां होती हैं, लेकिन वो चीजें लगातार चलती रहती हैं। यहां भी तो जिंदगी के साथ एक गेम ऑफ चांस लिया जा रहा है। मनोज जी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अब आप देखिए बिहार में इलेक्शंस हो रही हैं, होनी हैं, बिहार से और उत्तराखंड में भी इस तरह की बातें उठी, क्या शराबबंदी को लेकर बातें उठी, क्या शराब पूरी तरह से बंद हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। अब आपने यहाँ जो विधेयक आप लेकर आए हैं उसके पीछे सरकार की मंशा तो बहुत कुछ क्लियर है, बहुत कुछ स्पष्ट है कि भाई यहाँ जो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग होती थी या जो कुछ टेरर फंडिंग होती थी, इस तरह के गंभीर मामले जो उठकर आए थे, जो कि जो छोटी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सट्टा या ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर जो है सट्टेबाजी करती थीं, उसके ज़रिए वो सारी चीज़ें होती थीं। लेकिन अब सवाल है कि ये सारी चीज़ें से रोकने से क्या सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं मिलेगा? कि अगर आप देखें तो ड्रीम 11 और जो टीम बनाने को लेकर मैं तो देखता था कि हमारे ऑफिस में भी या तमाम ऑफिसों में या जो हमारे गली मोहल्ले के लोग भी होते थे, वो बैठकर बड़ा पूछा करते थे कि भाई उस टीम में इतने लेफ्टी प्लेयर हैं, क्या इसमें एक ऑफ स्पिनर को रखना ठीक नहीं था? क्या हम अगली जो कल की टीम बना रहे हैं उसमें एक ऑफ स्पिनर को शामिल कर लें, क्या 2 ऑफ स्पिनर को शामिल कर लें? तो ये तो एक बड़ा दिमागी गेम वाला वो था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी। और 1967 से लेकर अब तक, हालांकि जितने भी कोर्ट के फैसले आए, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे हरियाणा और पंजाब का हो, सबने इसको गेम ऑफ स्किल्स कहा। लेकिन तब वो रमी गेम ऑफ रमी, हालांकि मैं मानता हूं कि गेम ऑफ रमी में तो भाई पत्ते अगर आपके पसंद के आ जाते हैं तो वो तो गेम ऑफ चांस हो गया। अब यहां भी देखा जाए, जो अभी थोड़ी देर पहले राजीव जी ने कहा कि एक महीन सा अंतर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखें तो टॉस आपके हाथ में नहीं है, खिलाड़ियों की इंजरी आपके हाथ में नहीं है, अंपायरिंग के फैसले आपके हाथ में नहीं है, तो ये पूरी तरह से गेम ऑफ स्किल कैसे हो गया, ये तस्वीर का सही आप कह रहे हैं। खुशबू जैन भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं खुशबू जैन। खुशबू जी, मैं चाहूंगा कि मैं सवाल ना रखूं, मनोज जी सवाल रखें। मनोज जी, कर्नाटक सरकार के इन्वॉल्वमेंट पर वो सवाल एक बार विनोद रावल जी वाला खुशबू जी को पूछे, मेरे ख्याल से और डिटेल में हम दर्शक समझेंगे। खुशबू जी, मेरा सवाल बस यही है, अभी थोड़ी देर पहले हम विनोद जी से भी यही सवाल कर रहे थे कि जीएसटी और जो तमाम टैक्सेस हैं, क्योंकि अब कहा तो ये जा रहा है जी 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स जो है इतना राजस्व सरकार को मिल रहा है, लेकिन उसमें कितने कितने परसेंट किसको मिल रहा है, राज्य सरकारों को कितना मिल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य सरकारों को बहुत बड़ा अमाउंट मिल रहा हो और केंद्र सरकार के पल्ले कुछ पड़ ही ना रहा हो और उसने जो है इस पर एक कड़ा रुख अख्तियार किया हो, या इससे जुड़े हुए जो तमाम पहलू हैं वो हर कोई जानना चाहता है। ये भी ऐड कीजिएगा खुशबू जी कि कानून बनने के बाद प्रेसिडेंट साइन कर चुकी हैं इसके ऊपर, अब क्या होने की क्या संभावनाएं हैं? नहीं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो लॉ है, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है गेमिंग, जहाँ पे स्टेट भी प्रावधान बना सकते थे और सेंटर भी प्रावधान बना सकते थे या दोनों मिलकर प्रावधान बना सकते थे, यहाँ पर एक नया एक्ट को लाने की बात की है, जहां पे उन्होंने बोला है कि आप इसके पहले मैं सुन रही थी आपको कि जो आपका गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल है उसका डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है और किसी को गेम खेलने का पसंद आता है तो वो क्यों ना खेले, आप उसमें रोकथाम कैसे लगा सकते हैं, बिकॉज खेलने के सबके तरीके अलग होते हैं। बिल्कुल वाजिब बात है ये सारी, बट इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये जो नया एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला है, ये एक्ट गेमिंग इंडस्ट्री को बंद करने की बात नहीं करता है। पहले तो ये जो मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है एक्ट का, इसको समझने की कोशिश करें। वो बल्कि एक्ट बोल रहा है कि जो ई स्पोर्ट्स है, जो सोशल गेम्स हैं जो आप खेलते हैं, इसको और बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए और ऐसे मैकेनिज्म्स और सरकार ऐसे प्रावधान लेकर आए ताकि ये और फ्लरिश हो सके। बट जहां पे बात पैसे की आती है, ऑनलाइन रियल मनी गेम, ऑनलाइन में जो भी पैसे के इन्वॉल्वमेंट में मनी है,
उसको रोकथाम लगाने की बात की है कि वो जो गेम है वो कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। वो जो खिलाएंगे उनके ऊपर भी रोकथाम है, 3 साल तक की सजा है। जो उसके साथ एसोसिएटेड एंटिटीज होगी उनके लिए भी है। अगर कोई उसका एडवर्टीजमेंट करता है या कोई अगर बैंक या पेमेंट गेटवे उसको फैसिलिटेट करती है तो उनके ऊपर भी सजा है। तो ये जो पूरे तरीके से जिस भी तरीके से अगर ये ऑनलाइन की दुनिया में आकर गेम खिलाने की कोशिश करे उस पर पूरी रोकथाम लगा दी गई है। और सरकार के पास प्रावधान है कि वो 69 और इसमें जाकर सेक्शन 69 के प्रावधान को यूटिलाइज करके इन वेबसाइट्स को अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इनको कंटिन्यूसली ब्लॉक करें, मॉनिटर करके। दूसरा, अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनके ऊपर सजा हो, और 3 साल तक की सजा बोई गई है और कुछ जुर्माना भी है। तो ये तो एक्ट की बात हो गई। तो जहां स्किल चांस सारा जो डिफरेंशिएशन था वो सारा हटा दिया, क्योंकि हमने पहले भी देखा है और आप भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये जो स्किल ऑफ चांस और स्किल ऑफ गेम्स है इसका बहुत मिसयूज होता था, और कैसे इसका इस्तेमाल करके आप जो चांस वाले गेम्स थे उनको स्किल की कैटेगरी में लाकर लोगों को खिला रहे थे। दूसरा, आपको देखने की जरूरत है कि ये जो लॉ है टैक्स और इनकी, अब जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर टैक्सेशन की बात ही नहीं आ रही है। बिकॉज अगर आप देखेंगे, या नौकरी छूटने की भी बात नहीं आ रही है। बिकॉज ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें जहां पे सोसाइटी की बात आती है, सोसाइटी को अगर हार्म हो रहा है, आप अगर अगर आप बेसिस समझेंगे कि कोई भी पॉलिसी अगर सरकार लाती है तो उसका बेसिस होना चाहिए कि वो जनहित में हो, वो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो, जो उसके सिटीजन हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको फ्लरिश करने के लिए एक पॉलिसी का बेसिस होना चाहिए। तो अगर आप इस एक्ट को उठाएंगे, जो जिस जिस ऑनलाइन गेमिंग प्रोहिबिशन बिल की हम बात कर रहे हैं, 2025 एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये बोल ही यही रहा है कि हम बाकी सारी इंडस्ट्री को फ्लरिश करेंगे, बट जिससे नुकसान हो रहा है, जिससे हमने, अगर आप अनुमान लेंगे तो 20,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। ये अनुमान भी कोई ऑफिशियल सोर्सेज नहीं है, अनऑफिशियल सोर्सेज से आया है। इसमें भी रिपोर्टेड वाले नहीं होंगे, बिकॉज आप और मैं अगर 5,000 10,000 रुपए खो देते हैं तो हम कभी कंप्लेन भी नहीं करते हैं। तो ये अनरिपोर्टेड अनऑफिशियल नंबर जब इतना बड़ा है तो ये बहुत खतरनाक नंबर है। और उसके साथ में सुसाइड्स तक अगर जब बात आ जाती है तो ये भी बहुत खतरनाक है। और इसमें ये जो फ्लरिश होने वाली बात थी कि आप कुछ चीजों को रेगुलेट करें, कुछ को नहीं करें, खुशबू, तो ऐसी यहाँ भी बातें सामने आ रही हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इशारा दिया है कि कानून बनने के बाद किसी एक एंटिटी के इस पर सवाल उठाने का कोई बड़ा मतलब यहां रह नहीं जाता है। क्या आप भी एसजी के इस बयान से सहमत हैं, उनके कहने के? जी बिल्कुल। बिकॉज अगर आप किसी एक एंटिटी को कोई बोले कि मैं 20,000 लोगों को आज नौकरी से निकाल दूंगा, तो ये जो नौकरी वाली बात भी आती है, या उनका पूरा इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो गया है, या फिर कोई स्टेट की सरकार उनके साथ थी और उनको बढ़ावा दिया, और अब उनका राइट टू प्रोफेशन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, वो हैम्पर हो रहा है। तो ये सारी चीजें वहां पे नहीं आती है, बिकॉज जब लॉ बन जाता है तो लॉ बन गया है। उससे अगर आपको और मुझे किसी तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो जनहित में लॉ बनाया गया है, जहाँ पे बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी को लेकर बात है, ये जहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से ये इंडस्ट्री का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट है लोगों पर, एडिक्शन से लेकर लूटमारी से लेकर आप देखें किस तरीके से लोग इसमें बहुत ही क्रिमिनल वे में बहुत सारी एंटिटीज आ गई है, बिकॉज लोग बहुत एडिक्ट हो चुके हैं। तो उनको लगता है कि ये बहुत आसान है इस तरीके से लोगों को झांसे में मनोज जी, लाकर पैसे सिजबा भी लेकर हमारे गायब हो। साथ जुड़ी हैं। शिल्पा जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये विषय जो है बेसिकली एक स्टेट का विषय है, क्योंकि एंटरटेनमेंट हो, लॉटरी हो या फिर ऑनलाइन गेमिंग हो, ये सब राज्य के अंतर्गत आती हैं। तो जो कर्नाटक हाई कोर्ट और कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार ये इस तरह के इस आशय के आरोप लगा रही हैं कि ये तो मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो उन्होंने इस बात को भी चैलेंज करने वो जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या ये सेंटर इस बारे में बिना राज्यों को संज्ञान में लिए हुए इस तरह का विधेयक ला सकता है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो ये एंट्री 34 स्टेट लिस्ट में भी आता है। आता हूं खुशबू जी। सिजबा जी जवाब दे दे। सिजबा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर एडवोकेट है सिजबा जी। जी सर। हाँ, आपको क्या लगता है, ये स्टेट कह रहे हैं कि हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा अधिकार है, जिसे सेंटर ने छीन लिया है? देखिए, इसमें क्या है ना, बेसिक चीज ये है कि जैसे खुशबू मैम ने बताया है कि जो भी कोई ऐसा लॉ आता है जो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, मतलब जो भी कोई ऐसी कोई चीज होती है जो सोसाइटी के अगेंस्ट होती है, अगर उसको लेके कोई लॉ बनाया जाता है तो उसमें सारी चीजों को
मतलब मद्देनजर देखते हुए चीज लाई जाती है। अब मेन चीज स्टेट उसमें ये कह रही है कि देखिए लॉ आ चुका है, इसमें प्रेसिडेंट का असेंट मतलब आ गया है, तो अब इसमें मेन चीज यही है कि वो नोटिफाई नहीं हुआ है, जो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। मेन चीज जो इसमें कोर्ट में ये हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जो इंटरिम रिलीफ 823 मांग रही है कि भाई स्टे होना चाहिए, पहले हमारी बात सुनी जानी चाहिए कि लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं, ओवरनाइट आप इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, लाखों लोगों की जॉब जा रही है, एटलीस्ट नोटिफाई करने से पहले हमें सुना जाना चाहिए। लेकिन मेन तो स्टेट का इसमें यही कहना है कि भाई जब आपको ऑलरेडी प्रेसिडेंट का असेंट मिल चुका है, ये बिल आया है, ये लॉ आया है, जैसे खुशबू मैम ने बोला कि बहुत लोग अफेक्ट हुए हैं, सोसाइटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है ऑनलाइन गेमिंग का, एडिक्शंस है, हैदराबाद में सुसाइड हुआ है, कर्नाटका में 18 लोगों ने सुसाइड कर लिया गेमिंग की वजह से। सो इस चीज को देखते हुए जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि भाई स्टेट को भी कंसिडर किया जाए। वाकई सिजबा जी, मैं आपकी बात को बाय कर सकता हूं और मैं समझ सकता हूं, और ऐसा ही मनोज जी भी यहां पर कह रहे थे। मुझे लगता है कि ये जो ऐतराज उठाया जा रहा है कि कुछ